चलिए उसके बाद अच्छा, टॉल्यूइन पे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क डाला, अगर मैंने Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO डाला होता तो क्या होता? वही होता जो हो रहा है। अरे वही होता, नहीं होता। अच्छा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है ऐसा? तो क्या ये H रेडिकल निकल के सेके क्या लग जाता? Cl। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। या तो Cl2 के साथ HNO लिया हो, फिर Cl2 के साथ हाई टेम्परेचर लिया हो। अगर यहाँ पे Cl2 के साथ HNO की जगह मैंने सीधे सीधा 600 डिग्री भी लिखा होता ना, तो भी आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, है ना। चलो, तो ऑर्थो एंड पेना आइसोमर कैन बी सेपरेटेड, डन 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 डन। रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्लोरो कंपाउंड्स आर जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्योंकि फ्लोरीन की झलक सबसे अलग है ना, तो इसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी ने ट्रेलर दे रखा है, बाकी डायजोनियम की रिएक्शन अमीन्स में दे रखी है ना। यहाँ से छोटा सा दे रखा है कि आप इसको रटो और परेशान हो जाओ। तो आप अमीन्स इसे कैसे बना सकते हो? एरोमेटिक अमीन है अनिलीन, अनिलीन से पहले डायजोनियम बनाएंगे कैसे? NaNO2HCl डाल के एट 0 से 5, क्योंकि अगर 0 से 5 नहीं होगा तो फिर डायजोनियम अनस्टेबल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो 0 से 5 पे स्टेबल रहेगा, ये बन गया। इसके बाद क्या करवा दो? दो ऑप्शन है, या तो रेत में डाल दो या गटर में, है ना। ये कौन सी रिएक्शन है? Cu2H2 के साथ सैंडमैन की गटरमैन है? सैंडमैन। और गटरमैन कैसी होती? अगर अकेला आप Cu लेते हैं, Cu प्लस HX, है ना, यहाँ पर Cu2H2 प्लस HX लोगे तो ये क्या है? सैंडमैन। और ये क्या होगी? गटरमैन। गटर में कम सामान लेके जाते हैं वाली सी में, एफिशिएंसी सैंडमेयर की ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, ये सब कहाँ लिखा हुआ है सर? पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, मेरे को तो याद है, अब शायद अमीन्स में लिखा होगा तो लिखा होगा। ठीक है, मेनली क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए होती है। आयोडाइड के लिए अपन क्या प्रेफर करते हैं? कि आई डालना। क्या डालना? कि आई। याद है कि नहीं याद है ना? के आई क्यों डालते हैं? क्योंकि के आई जो है वो Ki3 माइनस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, Ki3 माइनस के फॉर्म में रहता है के आई, तो के आई डाला जाता है। चलो, तो ये आपने बना दी फ्रॉम फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम डायजोनियम कंपाउंड्स। बट अपन ने तो डायजोनियम की ढेर सारी रिएक्शन देखी है, यहाँ पर सिर्फ सैंडमेयर दी हुई है शायद तक, है ना। गेटरमैन भी ले सकते हो आप। अरे डायजोनियम कपलिंग आती है, कौन कौन करता है कपलिंग? हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, जैसे फिनॉल, अनिलीन, बीटा नेप्थॉल वगैरह हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप करते हैं कपलिंग, है ना। डाइस बनाते हैं, कलर डाइस, वो अलग अलग चैप्टर में दे रखी है इन्होंने शायद तक, पर है अपने सिलेबस में। उसके अलावा और भी बहुत सारी रिएक्शन होती है कि डायजोनियम को अगर मैंने H3PO2 में डाल दिया तो H3PO2 फॉस्फोनिक एसिड में डाल दिया तो बेंजीन बनेगी। कल कल तक इच्छा हो तो पढ़ लेना, थोड़ा बहुत मिक्स क्वेश्चन करेंगे बाद में, है ना। पानी में डाल दिया तो इसको और किसको, देखो थोड़ी फिनॉल बन जाएगा, और इथेनॉल में डाल दिया तो OET बन जाएगा। OET माइनर होगा, बेंजीन मेजर होगा। ठीक है, सब पढ़ चुके हैं। चलिए, क्या ही बन गया? अगर फ्लोरीन डालना हो तो बालशीमेन, है ना, HbF4 NaBF4 डालते हैं। चलिए, वो सब आगे मिलेंगे आपको, अमीन्स में दे रखी है इन्होंने। अभी रिएक्शन विएक्शन करवा देना, आता ही होगा प्रोबेबली, है ना। OH के एसोसिएटेड यहीं पे सील लगा देना, ये वाला OH तो हटेगा नहीं, ये वाला OH हटा के सील लगा देना, ये Br की जगह I लगा देना। यहाँ पर क्या करना है? रेडिकल बना के यहाँ पर Br लगा देना, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ के HI लगा देना, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ के दोनों जगह Br लगा देना। फिजिकल प्रॉपर्टी ही तो पढ़नी है अपने को, पर पढ़ते हैं पहले पूरा चैप्टर निपटा लें, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्योंकि यही तो पढ़नी, बाकी सब तो हो चुका है। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, अभी चैप्टर निपटा लें फिर पढ़ते हैं, है ना। अब पढ़ते हैं केमछो, मतलब केम प्रो। केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है अल्काइल हैलाइड की? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, एलिमिनेशन हो सकती है, और मेटल के साथ रिएक्शन हो सकती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या हो सकता है भैया? SN1 SN2 SNNGP SNAE SNEA SNI SNI' SN1' SN2'। ठीक है, चलिए। तो अगर कोई हैलाइड है, जैसे कोई हैलाइड है, और हैलाइड में अलग अलग विचित्र प्रकार के न्यूक्लियोफाइल डाले, तो RNu+X- बनेगा। ठीक है, तो इधर मत देखो, नहीं सर हम तो देखेंगे। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मत देखना है ना। अरे तुम्हारे पास तो बुक है, मैं क्या करूँ? OH नेगेटिव लोगे तो क्या होगा? X हट के, अरे छोड़ो हट, NaOH लोगे तो X हट के क्या जाएगा? अबे हैलाइड में
अगर NaOH या KOH डाला है तो क्या होगा, ये मत पूछना एक्वस डाला है कि अल्कोहलिक डाला है। एक्वस डाला तो SN2, अल्कोहलिक डाला तो E2, और उसने सीधा सीधा NaOH लिख रखा है तो SN2 करवा देना, है ना, तो OH लग जाएगा। पानी डाला है तो O का लोन पेयर लगेगा, बट फाइनली तो OH ही जुड़ेगा, पर जाएगा O का लोन पेयर। OR NaOR डाला है तो OR माइनस, हैलाइड पे OR माइनस कौन सी रिएक्शन है, हैलाइड पे RO माइनस, हिंट दे देता हूं, है ना, अक्षत फेवरेट, तो विलियमसन है। आगे वैसे ईथर में मिलेगी आपको ये। अगर नाई डाल दिया तो आई नाई माइनस लगे इतना कुछ होता, NH3 तो NH3, N का लोन पेयर, N का लोन पेयर, KCN में CN के NC, CN AgCN में NC, सॉरी यहाँ पे तो AgCN लिखा है, प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट NC, इतना नो, प्रोडक्ट से मतलब है ना, कोवेलेंट होता है इसलिए स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है, बट फाइनली NC जुड़ता है। बट मैं बोल रहा हूँ अकेला ये नहीं बनेगा, ये गलत है, ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। माइनर में CN भी बनेगा, मना नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, माइनर में होंगी चीजें। KNO2 में NO2 क्यों ONO, ONO देखो यहाँ पर क्या जुड़ा है, RONO, शायद हमें तो दिख ही नहीं रहा, देख लो, रोनो ONO, ठीक है। AgNO2 में NO2, ठीक है। अब LiLH4 क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ H माइनस, तो Cl हटा के H जोड़ेगा तो RH बनाएगा, ठीक है। R नेगेटिव M, ये क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक है, इट इज अ सोर्स ऑफ R माइनस, तो जब हैलाइड पे आप R नेगेटिव ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, RR, लॉजिकल बात है, ठीक है ना। चलिए ये कौन सी रिएक्शन है सर, ये RC डबल बॉन्ड O माइनस है, तो RC डबल O माइनस का O माइनस जाएगा तो OAC जुड़ जाएगा, अरे हाँ है ना, जैसे हैलाइड है, हैलाइड में ये O माइनस जा रहा है तो ये ऐसा, ये ऐसा, तो क्या बना, ROCOR, पढ़ी है ये, CH3COH के साथ एसिटाइलेशन, है ना, तो एस्टर बन गया, एस्टर है RC डबल बॉन्ड OR डैश, है ना। और जैसे कल की प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन आई थी जो अपन ने नहीं पढ़ी है, एक रिएक्शन आई थी, उसमें क्या है, RX है, और RX के साथ पहले दे रखा है Zn और फिर दे रखा है HCl, या फिर CH3COH, क्या था, HCl था, CH3COH था, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये कौन सी रिएक्शन आ गई जो हमने पढ़ी नहीं, क्या करें सर हम, अरे तो नहीं पढ़ी तो लॉजिक लगा लो थोड़ा सा, बहुत बार पढ़ी ऐसी रिएक्शन कि RX में जब Zn डालोगे तो पहले क्या बनेगा, RZnX, ऑर्गेनोमेटेलिक, लॉजिक लगाना भी तो सीखना है, इसलिए तो अपन इतना सारा रिएक्शन मैकेनिज्म सीख रहे हैं, नहीं तो चैप्टर वाइज पढ़ाने में कितना टाइम लगता, कुछ नहीं लगता। RZnX, और फिर उसमें क्या आपने एसिडिक हाइड्रोजन डाल दिया तो क्या होगा, RH, तो लॉजिक लगाना सीखो, लॉजिक लगाओगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। एम्बिडेंटेंट दे रखा है जो अपन पढ़ चुके ऑलरेडी। चलिए SN1 की थोड़ी, SN2 दे रखी है पहले, SN2 की थोड़ी डिजाइनिंग करी हुई है, ये बाहर निकलेगा उधर नया OH आ जाएगा, है ना। अब देखो ये Cl इस साइड है और 3 जो है अम्ब्रेला, अरे अम्ब्रेला भी है, वाओ, पर उसको उल्टा कौन करेगा, पता चले कुछ और हो जाए, करना है क्या, नहीं नहीं होगा वो, इतनी तुम हवा भी कहां से लाओगे कि वो उल्टी हो जाए, अरे फील लिए ना अपन ने अम्ब्रेला इन्वर्जन की, ऐसे क्या कर रहे हो, इधर Cl है, इधर, हाँ अमीन इन्वर्जन अम्ब्रेला इन्वर्जन सेम ही होता है, इधर 3H है, इधर Cl है, X, धीरे धीरे नई वाली आ रही है, धीरे धीरे X निकल रहा है, तो ये प्लेनर बन गया, पहले तो ये प्लेनर बन गया, है ना, यहाँ पे Cl निकलने लगा, यहाँ पे नया नया आने लगा, अब जैसे Cl निकल जाएगा, पहले ये 3 ऐसे थे, अब प्लेनर बन गए, अब ये 3 ऐसे हो जाएंगे पीछे, तो इन्वर्जन हुआ है ना, जो Cl था वो राइट में था और जो OH वो लेफ्ट में हुआ है, कौन सा, हाँ वेल्डन, साइंटिस्ट का नाम वेल्डन है क्योंकि अम्ब्रेला तो साइंटिस्ट का नाम नहीं है ना, बिल्कुल। अब वेल्डन भाई साहब महान आदमी थे, सबसे पहली स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बातें वेल्डन भाई साहब ने करी थी, है ना, तो इनको बोला था वेल्डन, नाम भी अच्छा था उनका। हाँ, इनने स्टीरियोकेमिस्ट्री की सबसे पहली जो रिएक्शन थी SN2 की वो इन्होंने निकाली थी, वेल्डन भाई साहब ने, ठीक है। इनकी जीवनी तो लिखनी नहीं है अपने को, पर वेल्डन इन्वर्जन या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन या फिर अमीन इन्वर्जन या फिर कार्बेनाइन इन्वर्जन सब सेम ही होता है। चलिए तो इन्वर्जन होता है SN2 में। अब इसको दूसरे तरीके से बताया गया है कि देखो पहले ये तीनों उधर की झुके हुए थे, अब प्लेनर बन गए, अब नई वाली आए तो इधर झुक गए, सेम ही चीज है जो पढ़ के आए अपन, है ना। ये भी एक किसी साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, इनगोल्ड,
SN2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जाबरन टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, जो अपन इतना सारा बोल रहे हैं वो इतना सारा लिखा हुआ है ना। यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर ये इधर है तो नया वाला इधर आएगा, ठीक है, बट इस चीज की गारंटी नहीं है कि आर का ऐसी होगा, वो तो डिपेंड करेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर। RS थ्योरेटिकल चीज है, बट ये चीज पक्की है कि हमेशा बैक साइड अटैक होगा, हमेशा बैक साइड अटैक होगा SN2 में, ये बात तो पक्की है। चलिए, तो कुछ और थ्योरी दे रखी है, मेरे को पता है कि अपन ने सब इससे ज्यादा ही पढ़ रखा है ना। ये और बातें कर रखी है कि भाई हाँ भाई साहब 3 डिग्री में SN2 अच्छे से क्यों नहीं होती है, क्योंकि 3 डिग्री में यहाँ पर क्या हिंड्रेंस है, तो अगर नई वाली आएगी तो ये लोग उसे हिंड्रेंस देंगे, तो 3 डिग्री में SN2 अच्छे से नहीं होती है। अरे CH3 भाई यहाँ पर, वो ओवरऑल CH3 के रिपल्शन को बोला लगा उन्होंने, CH3 के कारण है ना, H का नहीं। और फिर उसके बाद इनकी SN2 हो गई खत्म, बोले हमें कोई मतलब नहीं सॉल्वेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है, फलाना क्या है, ढिमका क्या है। अब आप आ जाओ SN1 पे। तो SN1 पे क्या है, पहले ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, कैटायन वेटायन बनता है, देखो ये होती है स्लो या RDS स्टेप, पहली स्टेप, और सेकंड स्टेप में नया न्यूक्लियोफाइल आएगा, बहुत सारे अटैक पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, लिखा होगा इन्होंने कहीं ना कहीं लिखा होगा शायद तक, है ना। तो फिर उसके बाद SN1 हो जाएगी, ठीक है। SN2 में क्या होता है, 1 2 3 होता है, SN1 में 3 2 1 होता है। तो इसके कारण लोगों के मन में क्या हो जाता है कि SN2 और SN1 एक दूसरे के दुश्मन है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है ना। लिविंग ग्रुप तो दोनों में ही अच्छा होना चाहिए, जैसे आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड की बात करें तो सबसे अच्छा आयोडाइड में, SN1 भी आयोडाइड में अच्छा होगा और SN2 भी आयोडाइड में ही अच्छा होगा, क्योंकि जब लिविंग ग्रुप अच्छी है, निकलने वाली अच्छी है, तभी SN1 SN2 अच्छे से हो पाएगी। तो एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बस वो अलग पाथवे है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ और लिखा है क्या, डन डन डन, ठीक है, जो भी लिखा है डन डन डन, ये लिखा है डन डन डन, चलिए, है ना। RI RBR RCL RF ये भी लिख रखा है, अच्छी बात है, ठीक है। विच विल अंडरगो SN2 फास्टर, इसमें और इसमें, आयोडाइड और क्लोराइड में कौन फास्ट करेगी, आयोडाइड। साइक्लोहेक्सेन से क्लोराइड और साइक्लोहेक्सेन के बाजू में क्लोराइड है, कौन करेगा अच्छे से, साइक्लोहेक्सेन के बाजू वाला, क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री में हिंड्रेंस कम, तो SN2 ज्यादा, ठीक है ना, सही है, इतनी सी बात है। यहाँ पर इन्होंने कोई भी माइनस एम ग्रुप की बात नहीं करी है, कि माइनस एम ग्रुप SN2 के रेट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और हर एग्जाम में, जे एडवांस, मेंस, नीट, तीनों एग्जाम में उस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, तो ये सिर्फ एक रेफरेंस होता है, ठीक है। माइनस एम वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में दिखेगा, मैं तो कह रहा हूँ नीट में भी दिखेगा, जेई तो छोड़ ही दो, जेई में तो है ही सही, है ना। तो माइनस एम वाली बात जो है ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल बनाती है, शायद इन्होंने कहीं दे रखी हो तो अपन देख लेते हैं, अदरवाइज तो फिर, है ना। ये क्या, रेट ऑफ SN1, अरे ये तो साहब वो जानदार क्वेश्चन है जो मैंने तुमको एक एक्सेप्शन बताया था ना, चलो देखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ। पहले सेकंड वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है देखो, सर हमको नहीं दिख रहा, अबे तो एक है PHCH2Br, एक है PHCH3Br, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये तो अबे अपन ने प्रीवियस ईयर में करा था ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, है ना, प्रीवियस ईयर में नीट वाले उसमें। SN1 की बात करो तो सर दिख ही नहीं रहा हमको, स्किन कलर मत दिखने दो, बदल लेते। SN1 किसमें फास्टर होगी, हाँ, डम है, कैटायन की स्टेबिलिटी से मतलब है, डसबा, और SN2 अपसर्ड, तो देखें जरा क्या है, वही चीज है ना, देखो एक डिक्रीजिंग एक इंक्रीजिंग है, तो सर ये तो लल्लू क्वेश्चन है, हाँ लल्लू है, बट जो ऊपर वाला दे रखा है उसमें देखो उन्होंने यहाँ पर ऐसी चीज दे रखी है कि अच्छा बच्चा बहुत अच्छे से समझ सके, और जो मट्ठा बच्चा है उसको इग्नोर कर दे, देखना बहुत अच्छी चीज है। 4 आपके आइसोमेरिक ब्रोमीन्स है, 4 आपके आइसोमेरिक ब्रोमीन्स है, मैंने यहीं के लिए रोक के रखी इस चीज, टॉपिक पढ़ा है अपन ने, बट ये एग्जैक्ट ये वाला क्वेश्चन नहीं करा है। तो 4 आपके ये वाले ब्रोमीन्स है दोस्तों, देखना, ब्यूरोमोब्यूटेन, एक ये है 1 डिग्री, फिर उसके बाद क्या ले सकता हूं मैं, ये 2 डिग्री, सेकंड उनके हिसाब से नहीं, अपन अपने हिसाब से करते हैं फिलहाल। और क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी क्या है 1 डिग्री है, और एक क्या हो सकता है, ये 4 आइसोमेरिक ब्रोमीन्स हो सकते हैं, है ना। तो SN2 की अगर मैं बात करूं, ये कौन है भैया 1 डिग्री, ये कौन है 2 डिग्री, ये कौन है 1 डिग्री, ये कौन है 3 डिग्री। तो SN2 की अगर मैं बात करूं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तुमको मिल सकता है, बता रहा हूं एग्जैक्ट यही क्वेश्चन,
तो SN2 में क्या होगा, सबसे कम होगा D, कोई डाउट? D के सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लोएस्ट कौन होगा? B। अब A और C की बात करूं तो A और C में SN2 किसमें अच्छे से होगी? A में, क्योंकि C में हिंड्रेंस ज्यादा है, बीटा ग्रुप पे भी तो बड़े ग्रुप लगे हैं बीटा पे, तो क्या है, असबड़। चलो पहले SN2 का रेट देखते हैं। SN2 सबसे कम 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री में क्या चल रहा है ये? अच्छा हाईएस्ट वही है ना जो अपना है एन ब्रोमोब्यूटेन। सर क्या मजे आए तो हम ही कर लेते हैं, जबरन टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। मुद्दा है SN1 का। SN1 का, अगर SN1 को तुम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? D। अरे 3 डिग्री, नो अल्फा एच, जय माता दी, लेट्स रॉक। इधर चलो बी वाला, इसमें 5 अल्फा एच है, इसमें कितना अल्फा एच है दोस्तों? 2। और इसमें कितना अल्फा एच है? एक ही है। अरे अल्फा तो यही है दोस्तों, इस हैलाइड का अल्फा कार्बन तो यही है। अरे इस कार्बन का अल्फा कार्बन यही है ना। अबे छोड़ो ना, कैटायन बनाओ ना, इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपन, कैटायन बनाओ। अरे रिएरेंजमेंट बाद में होता है, स्टेबिलिटी हाथों हाथ बने कैटायन की देखते हैं, बाद वालों को नहीं देखते। तो ये कैटायन बना, इस कैटायन के अल्फा एच कितने हैं? 1। इसके कितने? 2। अरे हाँ है ना, इसे कितने अल्फा एच? 1। तो फिर क्या आएगा? A और C। कहाँ है चूहा? ठीक है, तो क्या आना चाहिए? DBAC। अब देखो इधर, सबसे हाईएस्ट D है 3 डिग्री, हाँ। सेकंड हाईएस्ट देखो 2 डिग्री है, हाँ। अब देखो जो अपना N ब्रोमोब्यूटेन है वो क्या है? सेकंड हाईएस्ट है, सॉरी सेकंड लोएस्ट है। समझ रहे हो क्या? जो अपना N ब्रोमोब्यूटेन है वो सेकंड लोएस्ट है कैटायन की स्टेबिलिटी से, बट यहाँ पर तुम देखो N ब्रोमोब्यूटेन सबसे लोएस्ट है, सॉरी सबसे लोएस्ट है। ऐसा क्यों? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से तो ए ज्यादा आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे इतने छोटे सेगमेंट में दे रखा है कि मट्ठा बच्चा इसको इग्नोर कर दे, क्योंकि वो तो ऐसे क्वेश्चन देखता ही नहीं है। बट स्मार्ट बच्चा इस चीज को ऑब्जर्व करे। और तुमने अगर शीटें करी है इतने दिनों में तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहां कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से शायद अलग आंसर आता है और एक्चुअल SN1 अलग आंसर आता है, क्योंकि मेजर मुद्दा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से ज्यादा क्या होता है? ईज ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन तुमको करवाया था, है ना, ये किताबों में लिखा है, ये क्वेश्चन फॉरेन ऑथर की किताबों में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि SN1 में अगर तुम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते तो इसकी ज्यादा होती है अल्फा एच की, इसके तो अल्फा एच है ही नहीं। और SN1 ज्यादा कौन देता है? ऊपर वाला, क्योंकि ये जो है इस पर इतना तनाव डाल रहे हैं कि निकल निकल निकल, पहली फुर्सत में निकल। तीनों तरफ से गोलियां चल रही है, फट 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 फट। तो भले ही से कैटायन उसका कम स्टेबल है, बट ईज ऑफ डिसोसिएशन के कारण उसका SN1 ज्यादा है। तो अगर ईज ऑफ डिसोसिएशन और कैटायन की स्टेबिलिटी में मुद्दा आए तो ईज ऑफ डिसोसिएशन जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही मुद्दा है। देखो बात को, कैटायन की स्टेबिलिटी में ए और सी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक अल्फा एच और 2 अल्फा एच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पर तुम देखो इसका जो बीटा कार्बन है, इसका जो ये वाला कार्बन और इसका जो ये वाला कार्बन है ना, यहाँ पर क्या 2-2 लोग धक्के मार रहे हैं, खट 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 खट, और यहाँ पर एक ही इंसान धक्का मार रहा है। तो ईज ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इसकी ज्यादा है, ईज ऑफ डिसोसिएशन इसकी ज्यादा है। तो SN1 में जो है ए और सी में DBCA आएगा। सर आप तो एनसीईआरटी के आंसर को जस्टिफाई कर रहे हो? नहीं, वो भी कंसेप्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं भी कंसेप्ट को जस्टिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। बट उनने साइड में दे रखा है, इसको साइड एक्टर बना रखा है, और इस चीज पे अब तक क्वेश्चन नहीं आया एग्जैक्ट ये वाला। और ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसके आने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि कोई ये थोड़ी बोलेगा कि मैंने इसमें पढ़ा, क्लेडन में पढ़ा, या मॉरिसन में पढ़ा, या मार्च में पढ़ा, या इसमें पढ़ा। मार्च महीना नहीं है ना, बुक का नाम है। ऐसे जून भी एक बुक का नाम है, ठीक है, वो अलग बात है वो सब, ठीक है। तो वो सब चीजें नहीं, कम आती है जनरली, बट जो एनसीईआरटी में टेढ़े मेढ़े चीजें दी हुई वो तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। बट एनसीईआरटी वालों ने इसका जो रीजन है वो निहायत ही बेकार दे रखा है, क्योंकि ईज ऑफ डिसोसिएशन देंगे तो उनको समझाना पड़ेगा आधे घंटे, वो नहीं बताएंगे उनने क्या रीजन दे रखा है, ठीक है। देखो देखो, ऑफ द टू प्राइमरी ब्रोमाइड रीजन दिया है, वो भागते नहीं है, वो भी शानदार लोग हैं वो भी, है ना। बट उल्टा पुल्टा दे रखा है, द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट डिराइव फ्रॉम दिस इज मोर स्टेबल देन डिराइव फ्रॉम दिस, है ना। एक्चुअली अल्फा एच जो है वो इसके ज्यादा है, बट उसने बोला ये कम स्टेबल है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस, जो सरासर गलत है। इंडक्टिव इफेक्ट रीजन नहीं है इसका, ठीक है।
क्योंकि अगर तुम ये कंसेप्ट बना लोगे ना तो तुम्हारे जो बाकी के क्वेश्चन है वो गलत हो जाएंगे। अगर इंडक्ट ये वाला तुमने कंसेप्ट बना लिया तो बाकी के क्वेश्चन स्वाहा करना पड़ेंगे, वो अपन नहीं चाहते। इसका एक्चुअल कंसेप्ट ईज ऑफ डिसोसिएशन ही है ना। तो ये क्वेश्चन आने की बहुत बहुत ज्यादा संभावनाएं है SN1 को लेकर। ये तो तुमको याद है, तो मेरे को अच्छे से याद है, अपन ने जब प्रीवियस ईयर करा था ये क्वेश्चन आया था नीट में भी थोड़े दिनों पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं को बोले पेपर बनाने का तो मैं तो ये डाल दूं क्वेश्चन अभी के अभी पहली फुर्सत में, क्योंकि आपकी प्यारी किताब में दे रखा है ना। रीजन भले ही से हमने कुछ भी दिया हो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो दे रखा है उन्होंने। ठीक है, तो सी और ए में आपने क्या देखा, ईज ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब एक जो मेरे को इनकी बहुत बड़ी मूर्खता लगती है कि 11वीं में आइसोमेरिज्म अलग चैप्टर पता नहीं मेरे को है कि नहीं एनसीईआरटी में, बट 11वीं में इन्होंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत बातचीत नहीं करी है। वो जितनी बातचीत करी वो यहाँ पर करी है। ठीक है, तो बच्चा भले ही से भटकता रहे पूरी 11वीं में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो 12वीं के हाइलाइट में स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो स्टीरियो में जो बेसिक चीजें होती है वो भी उन्होंने यहीं पे बात करी है बहुत, कि नाइकॉल प्रिज्म था, नाइकॉल प्रिज्म में वो रोटेट हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो स्टीरियो केमिस्ट्री इन लोगों ने यहाँ पर ज्यादा दे रखी है ना, जो अपन 11वीं में ही पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, लीवो रोटेटरी, पॉजिटिव का डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये सब बातें इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड करी है। कायरलिटी, एनैंशोमर, है ना, लुइस पास्चर, ये सब बातें 11वीं में पढ़ चुके हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। ठीक है, ये सब देखो, कायरलिटी से हाथ, कायरल, है ना। अब अगर ये भी आप 11वीं में नहीं पढ़ाओगे तो फिर 11वीं में पढ़ाओगे ही क्या, बचा ही क्या फिर 11वीं में। एनसीईआरटी के हिसाब से तो नॉमेनक्लेचर भी नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर के शुरू में दे रखा है उन्होंने, तो 11वीं में क्या पढ़ा है बेचारा। और इनकी जीओसी देख लोगे तो मजा आ जाएगा तुमको, 4 पेज में जीओसी खत्म है इनकी, 4 से 5 पेज में। ठीक है, बट इन्होंने आगे सब चीजें दी, ऐसा नहीं इन्होंने नहीं दी, इन्होंने आगे चीजें थोड़ी दे रखी है सब, है ना, पर अपने को पढ़ना सब है। तो ये सब बातें हो रही है दोस्तों, असिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर, जो कायरल कार्बन होगा उसको आप बोलोगे असिमेट्रिक कार्बन या फिर स्टीरियो सेंटर, है ना। इसकी चारों वैलेंसी अलग हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो, तो कायरलिटी पूरी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, पूरी की पूरी हेलाइड में। ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा हो कायरलिटी देखनी हो तब देख लेना, यहाँ पर अपन इसको पढ़ के आए, है ना। इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल। वाह वाह वाह, चलो जल्दी से करते हैं 5 सेकंड में, एक क्वेश्चन 5 सेकंड में। कायरल अकायरल फर्स्ट वाला, चारों वैलेंसी अलग है, कायरल। सेकंड वाला 2 बिहार है तो अकायरल। थर्ड वाला कायरल है, चारों ग्रुप अलग है। फोर्थ वाला लेफ्ट और राइट वाली वैलेंसी सेम है, देखो ऊपर की दोनों वैलेंसी सेम है, अबे अकायरल। ये इधर CH3, इधर C2H5, इधर H और इधर Br, कायरल, सॉरी कायरल। और ये कार्बन 2 हाइड्रोजन हो गए तो अकायरल। ठीक है ना। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट भी करवाते हैं सर, तो बढ़िया, कुछ नहीं होता है, दम ही नहीं होता है इनमें। चारों वैलेंसी अलग, कायरल, खट 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 कायरल। ये क्या होता है, CH5 CH3 है वो, है ना शायद तक, CH3 और H, कायरल। ठीक है, चलिए रिटेंशन क्या होता है उसी जगह पर, यहाँ पर कहीं भी डार्जन रिएक्शन की रिटेंशन की बात नहीं करी इन्होंने, यहाँ पर कौन सी रिटेंशन की बात करिए कि सपोज दोस्तों एक अच्छी चीज करी इन्होंने, अगर यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे HCl है, तो ये अल्कोहल यहाँ से निकलेगा और यहीं पे Cl लग गया, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में तो SN2 ही होती है ना। अब रिटेंशन क्यों हुआ, करिए सर ये क्या है, डार्जन रिएक्शन है, नहीं, मुद्दा इतना सा है कि भाई साहब जो कार्बन कायरल था उसको तो आपने छेड़ा ही नहीं है, जो कार्बन कायरल था उस पर तो धनक भनक कुछ भी नहीं लगी है, जो रिएक्शन हुई है वो तो दूसरे कार्बन पे हुई है, तो जब उस कार्बन को आपने छेड़ा ही नहीं तो वो कार्बन चेंज क्यों होगा, इस कार्बन के साथ आपने कुछ करा ही नहीं है, कोई रिएक्शन ही नहीं करी, तो उसमें चेंज क्यों होगा, लॉजिकल बात है ना। इन्वर्जन मतलब SN2 में इन्वर्जन होता है, देख लेना, कुछ अच्छा लगे आपको पढ़ने लायक तो पढ़ लेना, है ना। अब SN1 SN2 की थोड़ी बहुत बातचीत करी हुई है, ठीक है, कि SN1 इज अकम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन, SN2 में इन्वर्जन होता है। पार्शियल रेसिमाइजेशन कहीं दिया है क्या, नहीं दिया, बट असलियत में क्या होता है,
पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है ना, पूरा कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होता है। उसमें भी क्वेश्चन आपने भी देखे ही होंगे, बहुत बार आते हैं। चलिए उसके बाद कहां पर आ गए, एलिमिनेशन रिएक्शन में। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एलिमिनेट करते है ना। बीटा एलिमिनेशन की सिर्फ बातें करी हुई हैं, वो भी सिर्फ अल्काइल हैलाइड की यहाँ पर, क्योंकि अल्कोहल की एलिमिनेशन की बातें अल्कोहल चैप्टर में आएंगी, है ना, जो अपन यहाँ पर कर चुके हैं, बट एक्चुअली वो अल्कोहल में आएंगी। बट एलिमिनेशन बीटा क्या होगा, बीटा से आप हाइड्रोजन निकालते रहो, पार्शियली नेगेटिव बनाते रहो, और यहाँ से हेलोजन निकाल के डबल बॉन्ड बना लो। सही है। चलिए और क्या बातें हुई हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। मेजर माइनर की बात करें तो सेटजेफ है या हॉफमैन है, मेजर कौन होगी इन जनरल, सेटजेफ, क्योंकि वो मेजर है। बट अगर बल्कि बेस होगा तो अलग बात है ना। अलेक्जेंडर ज़ेटसेव, जिसको सेटजेफ भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और बाकी लोग का है, आगे होंगे ना बाकी के एलिमिनेशन। मैं तो सोच रहा हूँ एक स्कूल लेवल की बैच भी बनना चाहिए क्या, बस उनको एनसीईआरटी पढ़ाओ, मजा आ जाए मेरे को तो, एक महीने में सिलेबस खत्म। हम्म, ठीक है। अब एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा टफ होता है, अगर हीट दी हो तो एलिमिनेशन करवाना है, हीट नहीं दी हो तो दिमाग लगाना है ना। थोड़ा थोड़ा देख लेना यहाँ पे कुछ अच्छा दिया हो उन्होंने काम का तो, बाकी मेरे को नहीं लगता कुछ काम का बहुत ज्यादा होगा इनके हिसाब से यहाँ पर, है ना। और अगर बल्कि बेस हो, टर्शियरी बुटॉक्साइड वगैरह हो, तो फिर हॉफमैन मेजर बनाना, एग्जाम में क्वेश्चन लगातार आते हैं उसके, है ना। बाकी अल्कोहलिक के हो, NaNH2 वगैरह हो, ETO नेगेटिव हो, तो सेटजेफ मेजर इन जनरल बनाना, बट बननी भी चाहिए वो, ऐसा नहीं कि सेटजेफ ही मेजर बनाना, एंटी पे होना चाहिए E2 के लिए। लिखा होगा इन्होंने कहीं ना कहीं पैराग्राफ में, इतना तो लिखेंगे ये लोग, इतना लोड मत लेना कि E2 पे एंटी होना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं होगा, ढूंढोगे पैराग्राफ में तो, बाकी देखो कहीं पे लिखा होगा। हाँ नहीं लिखा होगा यार, भरोसा, इतना तो भरोसा करूंगा मैं उनपे, है ना, कि E2 रिएक्शन जो होती है वो एंटी होती है, लिखा होगा कहीं ना कहीं, अच्छी बात है ना। तो आपको थोड़ी बहुत चीजें देखनी है। अब रिएक्शन विद मेटल, सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, हैलाइड में Mg डालोगे तो क्या बनेगा, RMgx, ग्रिग्नार्ड, है ना, विक्टर ग्रिग्नार्ड भाई साहब की जय हो, जय हो, जय हो, है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, भाई साहब का फोटो निहार लो इन्हें, है ना, काफी महान आदमी थे, रिएजेंट्स के बाप, है ना, हर चीज बना सकता है अब इनसे, नोबल वोबल भी मिला ही होगा, डेफिनेटली मिला ही हो, तो उसमें क्या है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड को पानी के साथ डालोगे तो क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड पानी पानी हो जाएगा, और क्या, हम्म, ये ग्रिग्नार्ड, ये पानी, पानी पानी, एसिड बेस रिएक्शन, RH बन गया। ठीक है, RX को Na में डालोगे तो और ये कौन सी रिएक्शन है, अरे RX को Na में डालोगे तो पहले R रेडिकल बनता है, R रेडिकल वुड्स रिएक्शन बनवाते हैं, 11वीं में दी हुई है उन्होंने वुड्स रिएक्शन, ठीक, तो वुड्स की बात है। तो अब उनने एक लाइन दे दिया, आप भटकते रहो वुड्स रिएक्शन को लेके, बहुत क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप के, रेडिकल को कभी इधर जोड़ना है, उधर जोड़ना है, डिस्प्रपोर्शनेट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप देखते रहना, होती रहती है सब चीजें। चलो अब आ गए हेलो अरेंज पे, चलो जल्दी हेलो अरेंज पे चलो, है ना। हेलो अरेंज की खास बात है कि नॉर्मल SN1 SN2 रिएक्शन ये लोग नहीं देते हैं, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना। तो ये लोग मेनली क्या देते हैं, SNAE या फिर SNEA। ये एक चीज देखो, दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी एक नीड वो AIPMT वगैरह का क्वेश्चन था वो, है ना, जिसमें क्या था, सीधा सीधा उन्होंने दे रखा था, कंपेयर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कंपेयर रेट ऑफ न्यूक्लियो, क्लास में कराया था कि नहीं मेरे को याद नहीं, देखते हैं चलो। ये क्लोरोबेंजीन है, अब इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि हो जाएगा, सर बहुत सिंपल है, हम समझ गए ना, इतना सिंपल नहीं है। ये क्वेश्चन था, ऑप्शन तो बेशक नीट वाला बंदा है तो सिंपल ही बनाएगा वो अजीब ऑप्शन नहीं बनाता है नीट वाला जनरली, बट ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दे रहा तुमको, जाओ मजे करो, है ना। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हम्म, अबे रेट मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। अब बात सुनो, तुम एक चीज है, तुम गुस्सा करो उन पे कि तुमने दिया ही नहीं, SN1 करना है कि SN2 करना है कि SNAE करना है, ये करना है, गुस्सा करके एकदम एकदम नाराज होकर बैठ जाओ 3 घंटे, है ना, बोलना मिलेंगे तुमसे हम दिल्ली आके, तो फिर निपट जाओगे तुम इतने में तो, क्योंकि वो तो तुमसे नहीं मिलने वाले, पेपर बनाने वाले। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो, SN1 SN2 नहीं दिया तो अपन थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि भैया क्या हो सकता है क्या नहीं,
ये अराइल हैलाइड SN1 SN2 तो देते ही नहीं है, ये तो SNA ही देते हैं या फिर EA देते हैं, पर EA अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, शीट में आता है वो बात अलग है, बट सिलेबस में तो नहीं है। EA AE तो सिलेबस में है। अब इन दोनों में बात करूं तो SNAE किस में अच्छे से होगी, क्योंकि ऑर्थो बराबर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो तो SNAE अच्छी होती है, तो B और A में तो B ज्यादा होगा, ये बात साफ है। और AB अराइल हैलाइड है और CD अल्काइल हैलाइड है, तो ये बात भी साफ होना चाहिए कि जो AB है अराइल हैलाइड, तो आप कुछ भी ले लो, अल्काइल हैलाइड से उनका रेट कम ही होगा। और इतने में क्वेश्चन खत्म हो गया था वो, है ना। तो ये चीज याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड का जो रेट है वो अराइल हैलाइड से ज्यादा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अल्काइल हैलाइड का जो रेट है SN2 का, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो अराइल से ज्यादा होगा। अब C और D में फिर से दुविधा आ गई, क्योंकि उनने दे तो रखा नहीं SN1 है कि SN2 है, पर मजे की बात है ऑप्शन मैचिंग तो हो गई थी, ऑप्शन तो इजीली मिल गया था, है ना। और एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं था, कुछ और था, ठीक है। अब COD में कैसे करें, क्योंकि अगर तुम SN1 करोगे तो D का जो है C से ज्यादा होगा, और SN2 करोगे तो C का D से ज्यादा होगा, तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, वाह मोदी जी वाह, क्या करें। ठीक है, तो अब ये 3 डिग्री भाई साहब, 3 डिग्री SN2 तो देता नहीं है, 3 डिग्री SN2 तो देता नहीं है, तो उन्होंने ऐसा मान लिया कि भाई साहब अगर तुम SN2 नहीं देते हो तुम SN1 देते हो, तो इन दोनों में SN1 में कंपेयर कर लो, मतलब बहुत फर्जीवाड़ा था वो। ठीक है, तो इसका एक्चुअल आंसर क्या था, BCBA, क्योंकि 3 डिग्री SN2 तो देगा नहीं, तो इनने फिर SN1 का रेट कंपेयर कर लिया, बाकी ऐसा कोई सेंस नहीं था, और फिर भी आपको आना चाहिए, है ना। अगर अल्काइल और अराइल हैलाइड अगर साथ में आ गए तो किसमें सब्स्टिट्यूशन फास्टर होगा, अल्काइल में कि अराइल में, अल्काइल में फास्टर होगा, है ना, अल्काइल में फास्टर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। किसमें, 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 इन सब में C का ज्यादा होगा, कहीं भी, मतलब क्या यहाँ पर कहाँ SN2 है, कंप्लीट करेंगे तो वो तो डिपेंड करेगा ना, हैलाइड कौन है, बेस कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, टेम्परेचर क्या है, तो डिग्री भी तो होगी उसकी कुछ। अगर 3 डिग्री है तो SN1 जीतेगा, 2 डिग्री है, कल जहां मैथ्स लगानी थी वहां तो तूने लगा ही नहीं, अभी 2 डिग्री है, यहाँ मैथ्स लगा, चल अब बोल क्या ले लूं मैं, कुछ लेना तो पड़ेगा ना साथ में, अपने आप तो नहीं करेगा वो, तो बता क्या लूं, कुछ भी, कुछ भी, है ना, कुछ भी का मतलब कुरमुरे छोले और भिंडी, ऐसा मैंने देखा था एक दिन वागले की दुनिया में, सही में, वो जो होते हैं ना वागले की दुनिया, साहब उसको बोलते हैं उनकी मम्मी को कुछ भी बना दो, तो वो 2-3 दिन सोच के फिर 3 चीजें बनाती है, कुरमुरे छोले और भिंडी, और पूछते हैं क्या है, बोले कुछ भी, सही ऐसी चीजें आती है ऐसे, ठीक है चलो, सब टीवी पे तो फिर भी अच्छी चीजें आती है, दूसरे चैनल पे तो पता नहीं क्या करवाते रहते हैं वो लोग। हाँ, तो क्या करना है, मैं बताना क्या डालूं, कुछ भी मतलब, तो डिपेंड करेगा ना क्या डाल रहे हो आप, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल रहे हो, वीक न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हो, 2 डिग्री SN1 की तरफ जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पोलर प्रोटिक तो SN2 की तरफ भागेगा वो, तो वो तो कंडीशन डिपेंडेंट चीज है। एक्वस NaOH लिखा है तो SN1 SN2 दोनों हो सकती है, फिर डिफरेंस इन हाइड्रोजन डट डट डट, है ना। देखो द CCl बॉन्ड इन हेलो अरेंजेस, बॉन्ड ऑर्डर बड़ा है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्टर, है ना। हेलो अल्कीन में इतनी है, हेलोरिन में क्या होगी, इससे कम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बड़ा है, बॉन्ड लेंथ कम होगी, है ना। फिनाइल केटायन अनस्टेबल होता है, हमें मालूम, ओ हो, ऐसे नहीं आ गई है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, बोलो भाई, डाउस, नाम क्यों नहीं लिखा, उनकी इच्छा, अपन ने क्यों लिखा, अपनी इच्छा, है ना। डाउस प्रोसेस, देखो टेम्परेचर प्रेशर जहां पर एनसीईआरटी ने दिए वहां मैंने तुमको बोला रटना है, अगर अकेला क्लोरोबेंजीन हो तो 300 ATM, ये कितना है, 350 है, देख लो जो अपन ने लिखा वही है, 300 ATM 350 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर एक जगह सब्स्टिट्यूट कराओ तो 350 की जगह क्या लगेगा, 150, सॉरी तो केल्विन में दिया हुआ है अपने को, डिग्री में ज्यादा फील आती है मेरे को, तो तुम्हारा नहीं पता, डिग्री में फील आती है 150 100, तो 150 अगर 2 जगह कर दिया तो कितना लग रहा है, अप्रोक्सीमेटली 100, है ना। अगर तीनों जगह कर दिया तो वार्म, मतलब 50 के आसपास, ठीक है। इसका मैकेनिज्म दे रखा है शायद तक, हाँ, ये SNAE का मैकेनिज्म है, इस इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है, वीलेंट की मेसेंचिमर,
मेसोनिमर इंटरमीडिएट। और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं कि खींचने वाला है? नेगेटिव चार्ज है तो खींचने वाले स्टेबलाइज करेंगे, इसलिए तो ऑर्थो पैरा पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो वैसे यही अच्छे से होती है। ठीक है ना। चलिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मालूम है, ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है कि मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो पैरा, तो हेलोजन लाओगे तो ऑर्थो पैरा बन जाएगा। जनरली पैरा वाला मेजर होता है जनरली, है ना, क्लोरीन, अनिलीन, फिनॉल, इन सब में। टोल्यूइन में ऑर्थो वाला मेजर होता है कई बार, तो क्लोरीन का नाइट्रेशन करवा लो, ऑर्थो और पैरा बन गए। क्लोरीन का सल्फोनेशन करा लो, ऑर्थो और पैरा बन गए। ठीक है, देखो यहाँ भी पैरामेजर, यहाँ भी पैरामेजर, यहाँ भी पैरामेजर। ठीक है, इन जनरल पैरामेजर होता है, बट टोल्यूइन में ऐसा नहीं होता है। चलिए, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बिल्कुल देगा, क्लोरोबेंजीन देगा, और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, एसाइलेशन, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। हर चैप्टर में ऐसी 5 रिएक्शन दे रखी होंगे, अपन ने सब एक साथ भी पढ़ ली, है ना। चलिए, ये एग्जांपल दे रखा है, रिएक्शन विद मेटल, वुड्स फिटिक, मतलब एक हैलाइड ले लो और एक अराइल ले लो। वुड्स होती है आरएक्स के लिए, फिटिक होती है पीएचएक्स के लिए। वुड्स फिटिक मतलब आरएक्स और पीएचएक्स को ऐड कर लो, क्या बन जाएगा? पीएचआर, है ना, मेजर प्रोडक्ट। और फिटिक में क्या, दोनों अराइल हैलाइड ले लो। जैसे वुड्स में क्या करते थे, दोनों आप अल्काइल लेते थे, फिटिक में क्या करते हो, अब दोनों अराइल लेते हो। और वुड्स फिटिक में क्या करते हो, एक अल्काइल और एक अराइल, तो आर रेडिकल और पीएच रेडिकल क्या बनाएंगे? पीएचआर, है ना। कौन सा? बोलो, फोन मेल कर दो एनसीईआरटी को कि बुलमैन इन एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी बुलमैन। ठीक है, पर वही है ना, एक छोटी सी रिएक्शन आप क्यों छोड़ो कि एनसीईआरटी में नहीं है, और अगर गलती से आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए छोटी छोटी रिएक्शन पढ़ ली जाती है। बुलमैन भी नहीं है, फ्रैंकलिन भी शायद नहीं होगी यहाँ पर, बट आप नहीं छोड़ सकते इन चीजों को, है ना। हाँ भाई, आयरन मैन क्या हुआ? हो गया तू आयरन मैन की यादों में? तो बुरा मान जाता है यार तू तो यार, घर छोड़ के आ गया उसको तो, बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों, तन में मम्मी ने कुछ बोला? हम्म, अरे कुछ बोला होगा ना कि छुट्टी उट्टी मत करा कर इतनी, नहीं बोला? बोला ना। चल, ये सब पता है, अभी समझ नहीं पड़ता, जब रिजल्ट आता है ना तो फिर लगता है कि यार 5-6 परसेंटाइल से रह गए अपन, फिर साल बर्बाद करने से अच्छा है कि अभी ही समझ लो। अभी बहुत सारी इधर उधर की चीजें, है ना। अरे इसको, ठीक है, पता नहीं इसका कौन सा नेट लगा है, हर 5 मिनट में डिस्कनेक्ट होता है। तो भैया बात करते हैं, चलो। सबसे पहले किसकी बात करी? डाइक्लोरोमीथेन, मतलब CH2Cl2। डाइक्लोरोमीथेन मतलब CH2Cl2, है ना। ये भी सॉल्वेंट है, इट इज वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट इन, ओ पेंट रिमूवर, क्या बात है, मेरे को नहीं पता था, है ना। सॉल्वेंट वॉल्वेंट है। इट जनरली हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिजीनेस कॉज करेगा, फलाना डिमका कॉज करेगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में दिक्कत होगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। CH2Cl2 सॉल्वेंट है, इट इज यूज्ड एज अ पेंट रिमूवर, प्रोपेलेंट एंड बस। मेन सॉल्वेंट ही, और कोई काम का नहीं है CH2Cl2, किसी काम का नहीं है। मेन काम का कौन है? बॉलीवुड फेवरेट क्लोरोफॉर्म, है ना, जो अपन ने पूरा पढ़ रखा, मेरे को नहीं लगता कुछ होगा इसमें से। ये सॉल्वेंट होगा, है ना। फ्रियोन वगैरह के प्रोडक्शन में काम आता है, क्योंकि फ्रियोन्स कब बनते हैं? जब आप क्लोरो कंपाउंड्स में स्वार्ट्ज रिएक्शन करवाते हो, तभी तो फ्रियोन्स बनते हैं, है ना। इट वाज वंस यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन सर्जरी, बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय सेफर ईथर्स, है ना। ये कोई नहीं पूछना इतना ज्यादा। It is slowly oxidized in the air in presence of light to form extremely poisonous gas, carbonyl chloride, which is known as phosgene. Therefore, it is stored in dark color bottle. ठीक है। इथेनॉल वाली चीज उन्होंने नहीं दी कि इथेनॉल में स्टोर होता है, पर वो आपको आना चाहिए, क्योंकि डाइथाइल कार्बोमेट बनता है। AgNO3 से टेस्टिंग होती है, वो भी आना चाहिए, है ना। बाकी इन्होंने जो दे रखा है वो सफिशिएंट है। उसके बाद आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म लेबोरेटरी में यूज होता है, और दूसरा कहां पे यूज होता है? एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, आयोडोफॉर्म लेबोरेटरी में यूज होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट कराने के, और दूसरा कहाँ यूज होता है? एज एन एंटीसेप्टिक। अब बात चल रही है टेट्राक्लोरोमीथेन, सॉरी TCl4, सॉल्वेंट है और कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्वेंट वॉल्वेंट होगा, क्लिनिक फ्लूइड, इंडस्ट्री, प्रोपेलेंट, रिपेलर, फलाना डिमका। ठीक है, बाद में दे रखा है कि फ्रियोन्स वगैरह रिलीज करता है जो डिप्लीट कर सकते हैं ओजोन लेयर को। उसके बाद फ्रियोन्स,
है ना। फ्रियोन्स क्या होते हैं? स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, इजीली लिक्विडेबल, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। क्या बात है ना। अब फ्रियोन 12 है, देखो इन्होंने कहीं पे भी ये चीज नहीं दे रखी है फ्रियोन 12 को फॉर्मूला निकालना कैसे, बट वो तुमसे ये चीज पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रियोन 12, ए बी सी डी। तुम बोलोगे इन्होंने सिखाया ही नहीं है, पर इन्होंने देखे तो रखा है 12 का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है? 12 प्लस 90 कितना आएगा? 102। ये क्या है? चहफ। तो C1F2 बचा कुचा क्लोरीन का, तो अपने को तो आता है टेक्निक। ठीक है, चहफ। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्लोरोमीथेन्स बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन, फलाना ढिमका ढिमका। ठीक है, तो ये नेचुरल ओजोन बैलेंस को निपटा देते हैं कई बार, तो इसलिए आजकल बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं। चलिए उसके बाद है डीडीटी, भाई साहब डीडीटी भैया की जय हो, है ना। डीडीटी मतलब डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। बनाते कैसे? नहीं दिया इन्होंने, बट फिर भी बताते कैसे। क्लोरल में 2 मोल डालते हैं क्लोरोबेंजीन, है ना, चोरल में 2 बार क्लोरोबेंजीन डालिए तो क्या बन जाता है? डीडीटी। चलिए, इट वाज फर्स्ट डिन बाय दिस बाय पॉल मूलर। ठीक है, मेरे को नहीं लगता केमिस्ट्री पर साइंटिस्ट लोगों के नाम पूछेंगे, नहीं पूछते जनरली, है ना। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला होगा, अच्छी बात है। इंक्रीज हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, अच्छी बात है भैया। मॉस्किटो वॉस्किटो मारने के काम आए थे, है ना। प्रॉब्लम आने लगी, फलाना वंडन, इट वाज बैंड इन यूएस, है ना। बाकी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज और गरीब कंट्रीज में अभी भी यूज होता है ना। इंडिया इज अ गरीब कंट्री, बट इंडिया में डीडीटी यूज अब नहीं होता है बहुत ज्यादा, है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो अपन इतने गरीब नहीं है, अपने पास सेफर अल्टरनेटिव्स हैं, तो अपन वो यूज करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर दे रहा है, सर घोट के पी ले, क्या पी लो घोट के, अपन ने तो सीखा है। CCl3 CHO में डाल दो क्लोरोबेंजीन, 2 मोल आया ना, और क्या डब्बेबाजी से पानी निकाल दो, तो यही बनेगा और क्या। तो इनने तो राइट और ऊपर दे रखा, आपने तो दोनों राइट में दे रखे हैं। वाओ, ठीक है, मुद्दा तो वही है, डीडीटी। चलिए, ओ वाओ समरी, मतलब चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। जय माता दी, लेट्स रॉक। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, जो चीज पढ़नी थी वही नहीं पढ़ी है अभी अपन ने, बाकी सब तो पढ़ ही चुके थे ना। नया क्या था सर? वो पहले पेज पे 3-4 नाम नए थे बस, है ना। जो मेन चीज है जो अपने को पढ़नी है, जिसके लिए मैंने एनसीईआरटी खोली, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। बस वो पढ़ लेते हैं, फिर कल से अपन पढ़ेंगे दारू, फिनॉल और इथर भी आएंगे वैसे। ये रही फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके लिए तो मैंने एनसीईआरटी खोली है, तो बाकी सब तो मेरे को आता है, ये भी आता है, बट इसमें से देख के करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट चीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो आपकी किताब में दे रखी है, आपने ढेर सारी रिएक्शन रट ली, और पता पड़े आपके स्लॉट में फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ जाए, तो पछताओगे भी। मतलब कितनी रिएक्शन रट ली, बट ये क्वेश्चन आ गया कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, तो दिक्कत हो जाएगी। इससे तो रट लो ये भी, है ना। इसको हाथों हाथ भी लिखते चलना है ना। तो आप डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, टॉपिक डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स। ये अपने चैप्टर का आखिरी टॉपिक। चल ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है? लाइन वाइज लिखेंगे। CH3F, CH3Cl, CH3Br, ETF, ETCl are gases at रूम टेम्परेचर। ठीक है, मिथाइल में कौन? मिथाइल में 3, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड। इथाइल में कौन? फ्लोराइड और क्लोराइड। बस ये गैस है, बस ये गैस है। बाकी इसके आगे के फर्दर कौन है? सब लिक्विड है, और जब 15-16 के आसपास पहुंच जाओगे तो फिर सॉलिड मिलने लगेंगे। तेरे से फालतू चीजें क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे दे रखी है ना। मेरे को तो पसंद नहीं है ये प्रॉपर्टीज, बट आ गई तो फिर क्या करोगे? बोलोगे सर ने तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगी। देख लो, है ना। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड आर gases at room temperature. Higher members are either liquids or solids. ठीक है, they have polarity, they have interaction, they have फलाना, they have ढिमका। ओके, अब मैं बात करूं सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जैसे मैं बात करूं, अल्काइल
फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल है, सब कोवलेंट है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? फ्लोराइड का या आयोडाइड का? किसका? आयोडाइड का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। कोवलेंट कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर मास आर का ज्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यहां पर भी दे रखा है देखो, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इन द ऑर्डर IBr Cl F, है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज एंड बस मास। कोवलेंट कंपाउंड में ऐसे ही देखते हैं, आयनिक कंपाउंड में हमेशा ऐसे नहीं देखते हैं। आयनिक कंपाउंड में और भी तरीके होते हैं देखने के। हाँ, साइज का डिफरेंस नहीं देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। देख मजे की बात बताता हूँ तेरे को, कंसेप्ट बताता हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पर तूने बीकर में बहुत सारा कुछ रखा हुआ है ना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब इनके आपस के व्यवहार तोड़ के उसको उड़ाना, मतलब तेरे को देनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो तेरे को काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना तेरा मास है उतनी ज्यादा तेरे को काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सॉल्यूशन में से उड़ाने में। कोवलेंट कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट में ऐसे ट्रिक से कर सकते हो, वो वंडरवॉल से ही कनेक्टेड है ना। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, चलिए सर, यहाँ पे तो बढ़िया सर बार ग्राफ बना के रखा है सर, मस्त है ना। तो कुछ खास नहीं है। मिथाइल के दे रखे हैं, देखो फ्लोराइड की तो बेचारों की बात ही नहीं कर रहे हैं। फ्लोराइड के तो इन्होंने घर से निकाल रखा, बोले जा फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड की ही बात कर रहे हैं, है ना। मिथाइल के क्लोराइड और ब्रोमाइड क्या है? गैस। आयोडाइड नहीं है, गैस। और इथाइल का क्या है? क्लोराइड गैस है, बट ब्रोमाइड आयोडाइड गैस नहीं है। और आगे के तो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड तीनों की तीनों गैस नहीं है, लिखा है ऊपर अपन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ इन आइसोमेरिक हैलाइड्स, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। पढ़ चुके हो वैसे तो, सब पढ़ चुके हो, कोई नई बात नहीं है ना। बॉन्डिंग में भी पढ़ा है, 11वीं में भी पढ़ा है, ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है ना। और शायद तक फिजिकल में भी आया हो, तो आया हो, क्या पता। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है, भैया सुनो तो सही, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है ना, ऐसा मत लगाया ना कि ब्रांचिंग ही देख के आ रहे हो सिर्फ। मॉलिक्यूलर मास मेजर फैक्टर होता है। अब जैसे तुम इसकी बात करो, ये क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ब्रोमीन है, 1 2 3 4, ये ब्रोमीन है, 1 2 3 4, ये ब्रोमीन है। क्या मॉलिक्यूलर मास सेम है? हाँ, अरे सेम ही है ना, आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही रहेगा। तो अब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो जो ज्यादा ब्रांच है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सर रटा रहे हो क्या? रट लो। रीजन बता रहे हो क्या? सुन लो, है ना। क्यों ज्यादा होंगे वंडरवॉल अट्रैक्शंस? बोल सकता है, वैसे सही लॉजिक है वो, है ना। क्योंकि ये ऐसा है, ये क्या है? ऐसा। बट ये क्या है? स्फेरिकल टाइप एक तरीके से। तो वंडरवॉल अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल के एक दूसरे से अट्रैक्शन। अब ये जो है अपने दूसरे मॉलिक्यूल से आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, बोले आजा 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 आजा, है ना। पर ये जो है अपने दूसरे मॉलिक्यूल से इतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दो स्पेयर्स को आपस में लाओगे तो उनके अट्रैक्शन थोड़ी इतना अच्छा होगा। बट दो लाइन को लाओगे तो मिल जाएंगी, घुल जाएंगी, है ना। तो इसका अपने मॉलिक्यूल से वंडरवॉल अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा है, तो ज्यादा अच्छे से इंटरेक्शन, ज्यादा अच्छे व्यवहारी, मतलब तोड़ने में लगेगी ज्यादा मेहनत, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर मास सेम हो तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, है ना, अगर मास सेम हो तो। चलिए, वैल्यू रटनी है क्या? आंसर है नहीं, वैल्यू नहीं रटनी है। चलिए, ओ भाई आजा आजा आजा। ठीक है, अब ये एक ऐसी खतरनाक एक्सेप्शनल चीज है, ठीक है। अगर तुम केमिकल बॉन्डिंग की कॉपी देखोगे तो मिलेगी आखिरी में, बट मेरे को पक्का भरोसा याद नहीं रहती है, तुम्हें क्या मुझे भी याद नहीं रहती है। ठीक है। नहीं। ठीक है, देखो ऐसा है कि ये थोड़ा लफड़ेबाजी वाली चीज है, मतलब इसमें तुम कहीं भी सर्च कर लो। देखो पहली बात तो बहुत ज्यादा किताबों में ये होता नहीं है ना, कि डायरेक्ट तुमको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू दे रही हो। अगर तुम अच्छी जगह सर्च करोगे, जैसे जहां पर साइंटिस्ट लोगों को जैसे फोरम वगैरह रहते हैं, तो वो लोग भी इसको समझा ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझाते हैं? क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि अगर डिफरेंस इतना कम है, कितने का, 5 या 6 डिग्री का, तो हम इसका रीजन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि 5 या 6 तो बिना रीजन के भी इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत तो। अब यहाँ भी तुम देखो, सिर्फ 2 डिग्री का फर्क है, और यहाँ भी तुम देखो सिर्फ कितने 5 डिग्री का फर्क है।
तो 2 और 5 में रीजन विजन काम नहीं करते, जो ऑब्जर्वेशन होती है वो ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। तो ये चीज तुमको तुम्हारी प्यारी किताब में दे रखी है, मेरे ख्याल से एक आधी बार पूछी भी गई है। तो पहली बात करने आपने एक्सपेक्ट, मेरे को तो ट्रिक से याद है तो मैं तुम्हें भी दिखा देता हूँ ट्रिक, है ना। आपने एक्सपेक्ट क्या करा था, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखते हैं, डायपोल मूवमेंट से, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सेम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में नहीं है, तो फिर आप देखोगे डायपोल मूवमेंट से। तो डायपोल मूवमेंट से अगर आप देखोगे तो डायपोल मूवमेंट सबसे कम किसका है, पैरा का। अरे पैरा में तो डायपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा सीएल में, ओएच में नहीं होता, सीएल में तो हो जाएगा। अब ऑर्थो में एंगल है 60, तो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मतलब √3 है, और यहाँ पे एंगल है 120 मतलब cos -1/2 होगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए ही होगा। तो इसमें ए होगा, इसमें √3 होगा, √3 मतलब 1.732, तो दैट इज ग्रेटर देन ए। तो एक्चुअल आपने एक्सपेक्ट क्या करा था, ऑर्थो फिर मेटा फिर पैरा, ये आपका एक्सपेक्टेड है ना। पैरा में तो डायपोल मूवमेंट 0 है, ऑर्थो और मेटा में किसमें ज्यादा है, ऑर्थो में। अब ऑब्जर्व क्या है वो मैं बताता हूँ 2 मिनट में, 2 मिनट में बताता हूँ। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट में आपने एक्सपेक्ट क्या करा था, मेल्टिंग पॉइंट में देखते हैं सिमेट्रिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट में क्या देखते हैं, सिमेट्रिसिटी, कौन कितना सिमेट्रिक है। तो आपने क्या एक्सपेक्ट करा था, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, पैरा का, फिर मेटा का, और फिर से सबसे कम होगा ऑर्थो का। सिमेट्रिक सबसे ज्यादा पैरा है ना, ऐसे एक डब्बा भरोगे तो बहुत सारे पैरा आ जाएंगे यहाँ पर। फिर मेटा सिमेट्रिक है, फिर ऑर्थो सबसे कम सिमेट्रिक है, तो आपने एक्सपेक्ट ये करा था, ठीक है। अब एक्चुअल जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पर आपने ट्रिक बनाया। देखो एक्सपेक्टेशन का कंसेप्ट तो याद होना चाहिए। अब एक्चुअल देखो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, ओ वाह ऑर्थो का ही है, फिर पैरा का है, फिर मेटा का है, और वो जो डिफरेंस है सिर्फ 2 का है, सिर्फ 2, मतलब यू करोगे तो 2 डिग्री जनरेट हो गया, और ज्यादा भी हो सकता है शायद, यू करोगे तो 20-25 तक पहुंच जाओगे। तो 2 तो बहुत ही कम डिफरेंस है, तो रीजन मत मांगना इसका, क्योंकि मतलब नहीं है कुछ। अब मेल्टिंग पॉइंट में एक्सपेक्टेड क्या है, देखो सबसे ज्यादा पैरा का, फिर मेटा का, नहीं अबे हाँ क्या कर रहा है, 49 और 56 में 56 बड़ा होता है ना, ठीक है। अब देखो मैंने क्या ट्रिक बनाई है इसकी, ट्रिक तो कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशन होती है, ट्रिक तो क्या मतलब, ऑब्जर्वेशन क्या करिए अपन ने यहाँ पर, देखो बात समझो कि जो आपने एक्सपेक्ट करा था वो तो एक्सपेक्ट है ही सही, और तो ज्यादा आपने इधर भी एक्सपेक्ट क्या करा था, पैरा। अच्छा तुमको पहले एक्सपेक्टेशन भी आना चाहिए इसके लिए, कि ट्रिक के लिए, नहीं तो पता पड़े सर हमें तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं आता, हम क्या करें। तो पहले एक्सपेक्टेशन आना चाहिए। यहाँ पे डायपोल मूवमेंट से देखा, यहाँ पे आपने देखा सिमेट्रिसिटी से, ठीक है। डीएम मतलब डायपोल मूवमेंट, नहीं तो तुम ऐसे डायरेक्ट मैसेज कर देना जाके, है ना, डायपोल मूवमेंट। अब बात समझो, जो आपने एक्सपेक्ट करा था सबसे ज्यादा तो वही है, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट दोनों जगह मेटा होने चाहिए थे, बट मेटा थोड़ा तेज चलता है, मेटा बोलता है ना अपनी झलक सबसे अलग, क्यों बोले, नाम में मेसोमेरिक दिखाऊंगा, नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाऊंगा। तो मेटा वाला थोड़ा अजीब आदमी, क्या है, अजीब आदमी। तो अजीब आदमी तो उसको बिठा के पीछे फेंक दो, सुनता ही नहीं अपनी बात। अरे जो अपने केमिस्ट्री के लॉज है वो सुन ही नहीं रहा है, तो केमिस्ट्री वालों ने उसको लात मार के पीछे फेंक दिया। जो सबसे ज्यादा है वो तो सबसे ज्यादा है। अब केमिस्ट्री वालों ने मेटा को देखा, मेटा हमारी सुनता नहीं है, तो उसको लात मार के पीछे फेंक देता है। तो ऑर्थो फिर पैरा फिर मेटा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा किसको होना चाहिए था, पैरा को। सेकंड हाईएस्ट मेटा को होना चाहिए था, हम केमिस्ट्री वाले सुनता ही नहीं हमारी, फिर से हमने इसको लात मार के बोला पहली फुर्सत में निकल, तो इसको फिर से हमने पहुंचा दिया पीछे, ठीक है। तो शुरुआत वाला एक्सपेक्टेड है, आखिरी वाला मेटा है, सर बीच वाला भी रटा दो, वाओ। अब 3 में से 2 हो गए तो बीच में तो आ ही जाएगा ना कोई सा और। ये डायक्लोरो, मैं मन से बत्तीबाजी नहीं कर रहा हूँ, आपकी पारी किताब में वैल्यूज भी दे रखी है ना, तो इसके आने की एग्जाम में काफी प्रबल संभावना है, खासकर जेई मेंस में। जेई मेंस में बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन के आने की, है ना, कि ऑर्थो मेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो। जेई मेंस में तो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, नीट में थोड़ी सी, और एडवांस में मैं नहीं मानता ऐसा कचरा चीजें पूछेंगे वो लोग। पर पहले मेंस निकालोगे तभी तो एडवांस दोगे, क्यों, तो पहले मेंस भी तो निकालनी पड़ेगी ना, तो मेंस में चीज आ सकती है ना। तो एकदम जौहरी की तरफ, जौहरी होता है ना वहाँ, जौहरी की तरह अपन ने भी एनसीईआरटी में एकदम जहाँ जाके झांक लिया कि क्या क्या रह गया है ना? तो अपने को फायदा मिलेगा। तुमको इस चैप्टर में कहीं पे भी हेलो फॉर्म दिखी क्या, नहीं है, एनसीईआरटी में यहाँ पर हेलो फॉर्म नहीं दे रखी, अपन ने यही पढ़ ली क्योंकि अपने बात का लोड कम होना चाहिए, ज्यादा चीज अपन ने शुरू में पढ़ ली है। अब देखो डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जो बेशक की बात है
आयोडाइड्स की डेंसिटी ज्यादा रहेंगी। अरे वाह, लाइट वाइट चल जाएगी अभी। बस बस बस, ठीक है, तो फटाके बोल रहा है ये। देखो 3 लेक्चर में खत्म कर दिया। किसी को अगर तुम मार्केट में बोलोगे कि 3 लेक्चर में एलाइट खत्म कर दिया तो बोलेंगे क्या है, एक्चुअल में बहुत लगे लेक्चर, है ना। तो ये मत बोल देना किसी को कि 3 लेक्चर में एलाइट हो गया, बहुत लेक्चर लगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन सब करने में। तो जबरन बदनामी करोगे मार्केट में मेरी। बेटा नीचे जा। ठीक है, बस खत्म होने वाला है 2 मिनट में चैप्टर। आखिरी इतना सा सेगमेंट बचा है बस, बाकी आगे पीछे का तो देख चुके हैं। अब बात करते हैं अपन डेंसिटी की। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो बेशक आयोडाइड की डेंसिटी हाईएस्ट रहेंगी, लॉजिकल बात है ना। अब देखो डेंसिटी में क्या दे रखा है, ये भी लिखो आपने कि ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीहेलो, पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स आर हैवियर देन वाटर। ये लिखना है कि नॉर्मल ब्रोमो, देखो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1, है ना। देखो ये 1 से ज्यादा है, ये भी 1 से ज्यादा है, सब 1 से ज्यादा है। बट ये जो इथाइल क्लोराइड है इनकी डेंसिटी 1 से कम है। तो ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो, देखो पॉलीक्लोरो आर मोर डेंसर देन वाटर। ठीक है, तो एक चीज बताओ कि मैंने ये यहाँ पर है बॉटल में, अभी तो पूरा वाटर पिया भी नहीं आज तो मैंने, वाटर भी भरा और हेलोफॉर्म भी भरा, वाटर भी भरा और हेलोफॉर्म भी भरा, तो नीचे कौन रहेगा, वाटर की हेलोफॉर्म, सॉरी क्लोरोफॉर्म की वाटर, वाटर। अबे बेशरम, क्लोरोफॉर्म की डेंसिटी ज्यादा है ना, 1.489, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा ना। वाटर और क्लोरोफॉर्म में कौन नीचे रहेगा, क्लोरोफॉर्म, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है ना। अब मैंने पूछा वाटर और इथाइल क्लोराइड में कौन नीचे रहेगा, वाटर, क्योंकि इथाइल क्लोराइड की डेंसिटी कम है, ये तो प्रोपाइल क्लोराइड है। ऐसी छोटी छोटी चीजें, बारीक सी चीजें भी हैं यहाँ पर, है ना। बट ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स आर मोर डेंसर देन वाटर। वाटर और CCl4 में भी CCl4 नीचे रहेगा, सीधी सी बात है। ठीक है चलो, एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। सही है। आखिरी पैराग्राफ अपने सिलेबस, सॉरी चैप्टर का, सिलेबस का, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर में कितना सॉल्युबल है ना। एच बॉन्डिंग, ऊपर से नीचे जाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी, क्या कर रहे हो तुम दोनों, अबे तुम ही दोनों हो, हाँ अर्चित और पड़ोसी, कुछ नहीं कर रहा था साइड में। हाँ ठीक है चलो, ऊपर से नीचे बात कर रहे हैं, जैसे इथाइल क्लोराइड है, प्रोपाइल क्लोराइड, खट 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 खटाक क्लोराइड, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी, ऊपर से नीचे क्या होगी, कम। क्यों क्यों क्यों, क्या सुबह सुबह 5-6 वर्ड रटता होगा तू ऐसे, उसका लॉजिक उसका भी सही है बट वो एग्जैक्ट वर्ड सही नहीं है ना। लॉजिक थोड़ा बहुत सही है बट एग्जैक्ट वर्ड वो नहीं है। एग्जैक्ट वर्ड तुमने 10वीं में पढ़ा हुआ है, 10वीं सर वो तो बहुत टाइम हो गया। अरे ये जो आर होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब भागना, भाग 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 भाग, फोबिया, डॉग फोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से भागता है। तो अब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है मतलब पानी से भागेगा, और पानी से भागेगा मतलब पानी से घुलेगा नहीं, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे मास बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होगी, लॉजिकल पार्ट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक पार्ट, है ना। द हेलो अल्केन्स आर स्लाइटली soluble इन वाटर, खट 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 खट। ये लिख लेना, यहाँ पे नहीं लिखा बट लिख लेना, है ना। क्योंकि और वैसे भी सीधी सी बात है, वाटर में बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं होंगे ऑर्गेनिक चीजें, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होंगे, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना, ये चीज लिखना है ना। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन वाटर, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर। ठीक है चलिए, हाँ भाई निश्चल, सही लिखा है निश्चल ने।
है ना। ऑनलाइन में मेरे को लगता है ये अकेला ही पढ़ता है, बाकी सब टाइम पास करता है ना। मतलब अगर ये निश्चल ना हो तो मैं तो ऑनलाइन कभी कभी चालू भी नहीं करूँ, नहीं करना, इच्छा ही नहीं है, बट भाई के कारण करना पड़ता है। अरे तो तुम्हारी मट्ठे लोग हैं जो 8 बजे नहीं आ पाते, और फिर उम्मीद करेंगे कि रिजल्ट आएगा। चलिए, चैप्टर खत्म, है ना। अरे मजा आ गया है। हाँ, कल दारू पढ़ेंगे, पढ़ेंगे है ना, अल्कोहल। तो टाइम ऑप्शनल है, आना चाहो तो आओ, घर से करना चाहो तो घर से, है ना, क्योंकि सैटरडे है, तुम्हारी इच्छा। यू तो रोज आना, यू ऑप्शनल नहीं सर, अब नहीं आ रहे हैं हम, है ना। तो कल तुम्हारे लिए ऑप्शनल है। टाइम बता दो प्रोबेबली क्या रखना है, 8 मत बोलना, ठीक है। 2, सही है हीरो। 10:30 के आसपास रहेगा, है ना, 10:30 11 के आसपास। और अल्कोहल में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अपन कल ही कवर करेंगे, तो आ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं आ पाओ तुम्हारा नुकसान, मेरा क्या, है ना। तो 35% अल्कोहल मान के चलो, 35 से 40 अल्कोहल कल खत्म हो सकता है ना, क्योंकि संडे टेस्ट नहीं है, तो आ जाओ। चलिए खत्म करते, धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।